वेलकम बैक टू डाउट एक्सपर्ट। आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लेकर आए हैं साइंस के वो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली सीटेट में पूछे जा रहे हैं। अभी तक हमने इतने सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व किए, उसमें हमने देखा कि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। कहीं कोई क्वेश्चन पेपर टू का पेपर वन में आ जाता है, कोई पेपर वन का पेपर टू में आ जाता है, 2019 वाला 2021 में आ गया। तो अगर आज की क्लास आप पूरी देख लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपने साइंस का बहुत सारा एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया है। बिना देर करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिकॉज क्लास लंबी है और इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में, ये साइंस सेक्शन के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट? निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है? देखो, इन्होंने यहाँ पे आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हैं और उसके कौन ये फंक्शन करता है वो पूछा गया है। जैसे पूछा है इन्होंने कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब बताइए इनमें से क्या कार्टिलेज, मसल्स, रिब केज, बोन्स कौन हेल्प करता है बॉडी के मूवमेंट को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में? तो ये जो मसल्स होती है ये हेल्प करती है। मसल्स क्या करती है? बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करती है। दूसरा आता है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म स्केल्टन। जो जो कठोर संरचना होती है जो कंकाल बनाती है, किसका बनता है? बोन्स का, अस्थियों का। तो ये इसका फोर्थ होगा। फिर सी है पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट। एक ऐसा पार्ट स्केलेटन का जिसको बेंट किया जा सकता है। तो किसको बेंट किया जा सकता है? कार्टिलेज को। कार्टिलेज को हम बेंट कर सकते हैं। फिर डी आता है ज्वाइंट्स द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन एनक्लोजर। तो कौन है? रिब केज जो होता है वो चेस्ट बोन और बैक बोन को जोड़ के क्या करता है? एनक्लोजर बना लेता है। तो अब देखेंगे आप यहाँ से ए का तो सेकंड हो रहा है। ए का सेकंड हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ रहा है। वैसे तो हम जैसे ही ए के सेकंड पे पहुंचे थे फिल्टर करके हम इसका ऑप्शन मार्क कर सकते थे। तो लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हार्ड स्ट्रक्चर, नेम द हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। ये चार ऑप्शन हो गए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बोन्स होगा। हाँ, फिर से मैं बता देती हूँ, ये 2021 का जो पेपर है, देखिए हम 2021 का पेपर टू है और उसका कौन सा एम सेट है। ऑलरेडी हम इसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए, लिंक में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ बताया गया था। वो क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने कितने सारे क्वेश्चंस देखे कि भाई रिपीट हो रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं कि हमने 2019 का पेपर सॉल्व किया उसमें भी आए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स लगाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि अब आने वाले भी 10-15 मिनट में आप इतना सारा पार्ट कवर कर लेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमने इतना कुछ देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट्स मोर देन टू हार्मोन? निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है? ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो जो दो से ज्यादा हार्मोन्स को रिलीज करती है, सीक्रेट करती है? तो कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो, एक से मतलब दो से ज्यादा हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। जो हमारी क्लास है वो बाइलिंगुअल है, चाहे आप किसी भी मीडियम से हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है सही कौन सा है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ मेटल्स लिक्विड भी होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऐसा भी नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ये भी नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये बात सही है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। सारे ही नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। सभी धातुएं अतन्य होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। देखो, जो धातु मेटल्स होती है, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उन्हीं में ही उन्होंने पूछा। देखो, मेटल सारे मेटल सॉलिड होते हैं बट सारे मेटल सॉलिड नहीं होते। इन्होंने ऑल लिख दिया है तो ऑल मेटल सॉलिड नहीं होते हैं। कुछ मेटल्स लिक्विड भी होते हैं।
तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सा मेटल लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स व्हाट कुड बी। जो वाई है वो एक मानव निर्मित रेशा है या फिर फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि वाई क्या होगा, रेयन होगा, नायलॉन होगा, एक्रिलिक होगा या जूट होगा। देखो मैन मेड फाइबर है लेकिन प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली उसको प्राप्त किया जा रहा है, तो वो होगा रेयन। क्या होगा, रेयन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे मैनमेड फाइबर की बात की जा रही है जिसको नेचुरली ऑब्टेन किया जा सके नेचुरल सोर्स से, मतलब उसका जो सोर्स है वो नेचुरल है बट उसको फिर बनाया गया मैनमेड है, तो वो कौन सा होगा, रेयन होगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। देखो ये जो टेबल्स हैं ये भी आती हैं, इनको स्टडी करके आपको आंसर करना होता है। तो स्टडी द फॉलोइंग टेबल। फ्यूल दे रखे हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, स्टेट दे रखी है, इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इन्होंने हमसे पूछा है विच इज बेस्ट सुटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। जो हम घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं उनमें से इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फ्यूल हम घर में यूज करेंगे उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, वो उसकी मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर दोनों ही सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई हो तो इग्निशन टेम्परेचर भी, यानी कि जब आप किसी भी चीज को, इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है कि उसे जलाने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जब आप चूल्हे को जला रहे हैं या उस पर्टिकुलर थिंग को जला रहे हैं उस टेम्परेचर को अटेंड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा तो आप बताइए कि कैसे आप उस चीज को जला सकते हैं। आप जला ही नहीं पा रहे हैं, फिर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, जब हम उस चीज को बर्न ही नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो इन्होंने दिया है जो फ्यूल ए है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ए हाई है, मैटर उसकी स्टेट सॉलिड है और इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि वो हमें अच्छी कैलोरीफिक यानी कि ऊष्मीय मापन दे रहा है। बट जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी हाई है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो उसको अटेंड करना, उस चीज को बर्न करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम इसे नहीं प्रेफर करेंगे। फिर आता है उसकी दूसरा फ्यूल बी जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो मॉडरेट है, स्टेट उसकी गैस है, इग्निशन टेम्परेचर हाई है। फिर से इग्निशन टेम्परेचर हाई है, हम तो नहीं लेंगे क्योंकि अगर हाई है तो हम कैसे उसको जलाएंगे, जला ही नहीं पाएंगे, तो ये भी हटा दो। फिर सी आता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है, स्टेट उसकी गैस है और इग्निशन टेम्परेचर भी कैसा है, मॉडरेट है, ये हमारे लिए चल जाएगा। फिर कैलोरीफिक वैल्यू है लो, स्टेट है डी की लिक्विड और इग्निशन टेम्परेचर भी लो है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये वाला ऑप्शन डी को क्यों नहीं चूज किया क्योंकि यहाँ पे तो इग्निशन टेम्परेचर और कम है। बट आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर कम है तो फिर कैलोरीफिक वैल्यू भी तो बहुत कम हो गई है ना। समझ रहे हो, एकदम जलेगा एकदम बुझ जाएगा, बहुत अच्छी आउटकम आपको नहीं मिलेगी, आप घर में उसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर उसका मॉडरेट है, ठीक है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी मॉडरेट है, ना बहुत कम है ना ही बहुत हाई है, उसकी मॉडरेट है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए, जो फ्यूल सी है वो हमारे लिए गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, सी यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, species restricted to a particular area as are referred to as। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से जो पाई जाती है उनको कहा जाता है एंडेमिक, जो किसी पर्टिकुलर जगह को ही डिनोट करती हैं कि वो यहीं पे ही मिलेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक। एंडेंजर्ड नहीं होता, एंडेंजर्ड वो होता है जो खत्म होने मतलब कि कगार पे होता है, एक्सटेंट जो एक्सटेंट हो चुका है, खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। माइग्रेटरी स्पीसीज वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह टाइम टू टाइम माइग्रेट करते रहते हैं, प्रवासी होती हैं ये जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी जगह को चेंज कर लेती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 सही होगा 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेटल एक्स डिस्प्लेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो ये क्या कह रहा है, कोई भी एक मेटल एक्स है,
हम्म उसने मेटल वाई को क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया अपने उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन ये जो मेटल एक्स है ये जेड को नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है? आपने जो प्रॉपर्टीज देखी होगी, ये जब मेटल की प्रॉपर्टी थी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। आप इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को इजीली डिस्प्लेस कर देगा, है ना, या फिर अपनी बात इजीली उससे मनवा लेगा। तो एक्स हमारा ज्यादा रिएक्टिव था या फिर ज्यादा रिएक्टिव है, पावरफुल है, तो उसने वाई को तो डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन जेड को नहीं डिस्प्लेस कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड है वो एक्स से भी ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। एक्स से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील ही धातु उन्होंने पूछी है, तो कौन सा हो जाएगा, जेड। जेड हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका डाउट इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नए हैं डाउट एक्सपर्ट पर, तो जल्दी से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, light rays from an object fall on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of the object? अब इन्होंने कहा है कि जैसे नेचर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बताना है कि जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट हमारी फॉल हुई और जैसे ही वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, क्या हुई है, रिफ्लेक्ट, तो बहुत डिफ्यूज्ड मैनर में हुई कि कोई कहीं कोई कहीं। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसे केस में जो इमेज का नेचर है वो कैसा होगा। इट विल बी वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, नहीं। देखो क्लास टेंथ में चैप्टर है लाइट, लाइट चैप्टर है, उसमें जो रे डायग्राम्स दिए गए हैं उसका उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। रे डायग्राम्स में उन्होंने पूरा पूछा, उसमें सारा कुछ बताया गया है कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट को हम बिहाइंड फोकस रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर जो डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको उसका भी प्रोवाइड करा दूंगी। ऑलरेडी मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी का लाइट चैप्टर कवर किया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं जिन्हें डिटेल में पढ़ना है। और जिन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है तो वो अलग बात है, वो आप देख लीजिए, बट इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बेटर होगा आप एक ओवरव्यू ले लें उस क्लास से जाके, सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर लें। तो देखिए, जब हमारी डिफ्यूज्ड मैनर में रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज फॉर्म ही नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, नो इमेज विल बी फॉर्म, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्लास देखेंगे तो वहां आपको पता लगेगा इमेज फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्रॉपर होता है, डिफ्यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 विजिबल है? ओके। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, कोई भी ग्राउंड पे एक बॉक्स रखा हुआ है, अब रेशमा कोई लड़की है, उसको क्या करना है, इसे मूव करना है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, उसको इसको मूव करना है, तो वो एक फोर्स लगाएगी। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो रेशमा फोर्स लगाएगी वो बड़ा होना चाहिए इनमें से किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, नॉर्मल फोर्स के, या फिर मस्कुलर फोर्स के। देखो, इस टाइम क्या है, ये स्टैटिक वे में है, आप ऐसे समझ लीजिए इसके कॉन्सेप्ट को। तो अगर उसका जो फोर्स होगा रेशमा का स्टैटिक स्टैटिक वे में है, यानी कि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है जो उसे मूव करने से अपोज कर रहा है, तो अगर रेशमा उस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा लेगी, स्थैतिक घर्षण से ज्यादा फोर्स लगा लेगी, तो वो बॉक्स क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको एक सही स्टेटमेंट बताना है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। द loudness of sound is determined by the frequency of vibration, नहीं। Sound cannot travel through vacuum,
ये बात सही है कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो इन्होंने पूछा है करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका थर्ड ऑप्शन, जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी एक चैप्टर है साउंड, ये पूरा वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप एक बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, अगर आप अपर प्राइमरी लेवल सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप क्लास नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी जरूर जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा है आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको इसके लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से क्लास नाइन्थ और टेंथ अटेंड कर सकते हैं। बाकी आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लें, प्लेलिस्ट पे भी आपको एनसीईआरटी का पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैथ्स की भी मिल जाएगी और साइंस की भी मिल जाएगी। जो साइंस के हैं वो बस रिवाइज करेंगे क्लास से एक बार और उनको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा।